साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 343 BNS से लगातार। 343 BNS कहता है फ्रॉडुलेंट कैंसिलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कुल मिला के सेक्शन 338 का ये एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। ये कहता है कि जो कोई भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली या विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज या इंजरी टू पब्लिक और टू एनी पर्सन कैंसिल, डिस्ट्रॉय और डीफेस और अटैम्प्ट जिसमें शामिल है टू कैंसिल, डिस्ट्रॉय एंड डीफेस। और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो कि विल है, कोई डॉक्यूमेंट जो कि अडॉप्शन डीड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और इसके अलावा ऐसा करते हुए वो कमिट करता है मिसचिफ इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो ये पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है उसको इम्पोज होगा। अगर कमिट कर दिया है तो वहाँ पर LI है, और अटैम्प्ट है तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है 7 ईयर है। तो कुल मिला के एक्ट करना है उसको फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली। उसका इंटेंशन क्या है? टू कॉज डैमेज, इंजरी टू पब्लिक और टू एनी पर्सन, जिसके तहत वो कैंसिल कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिफेस कर रहा है, जिसमें उसका अटेंड भी जो है शामिल है। वो डॉक्यूमेंट्स के हैं विल, अडॉप्शन डीड, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और ऐसा करते हुए मिसचिफ जो है वो कमिट कर रहा है इन डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव में, तो वो व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा इस सेक्शन के तहत। दूसरा है सेक्शन 344 BNS फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हुएवर बीइंग अ क्लर्क, जो कोई क्लर्क है या ऑफिसर है या सर्वेंट है या एम्प्लॉयड है और एक्ट कर रहा है इन कैपेसिटी ऑफ क्लर्क, ऑफिसर और सर्वेंट, विलफुली या विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय करता है, अल्टर करता है या फॉल्सिफाई करता है किसी बुक को जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, पेपर को, राइटिंग को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, और किसी अकाउंट को विच बिलोंग टू और इज इन पोजेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर और हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, और विलफुली एंड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड मेक और अबेट द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिट और अल्टर और अबेट द ओमिशन और अल्टरेशन ऑफ एनी मटेरियल पर्टिकुलर फ्रॉम और in any such book, electronic record, paper, writing, valuable security account shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 7 year with fine or with both। इस सेक्शन को अभी अपन ने पढ़ा, और एग्जाम में यदि आप इसको लेकर आओगे तो आपके लिए कई कठिनाइयाँ जो है आ सकती हैं। तो बेसिकली एक सीन जो है हमको मांग के चलना पड़ेगा कि आपने अपने ऑफिस में जो है एक अपॉइंट कर रखा है अकाउंटेंट। जिम्मेदारी क्या अकाउंटेंट की कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उसका वो ध्यान रखे, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करे, उसमें कोई भी एंट्री गलत नहीं करे और उससे कोई भी अल्टरेशन या बदलाव नहीं करे जिससे आपको जो है नुकसान पहुंच जाए। तो कुल मिला के नौकर की जिम्मेदारी तय करता है सेक्शन 344 BNS, यदि मामला अकाउंट्स का है तो। अब इसको उस लाइन में, उस लाइट में दोबारा हम पढ़ते हैं। हुएवर, अब आपका नौकर ले लिया अपन ने ए, जो कि क्लर्क है, जिसको हम क्लर्क भी कह सकते हैं, कई बार लोग उसको अकाउंटेंट भी कहते हैं, कई बार लोग उसको मैनेजर भी कहते हैं, कई बार उसको लोग ऑफिसर भी कहते हैं, कई बार उसको अपन सर्वेंट भी कह सकते हैं। जो भी कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, पर कुल मिला के चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे क्लर्क हो, उन सबकी ये ड्यूटी है कि अपने मालिक के प्रति वफादार रहे। और यदि वो एम्प्लॉयड है इस कैपेसिटी में तब भी इस सेक्शन में जो है कवर होंगे, अगर वो ऐड कर रहे हैं इस कैपेसिटी में तब भी वो सेक्शन में कवर होंगे। अब उन्होंने क्या करा, विलफुली या विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, दोनों ही बातें, विलफुली और फ्रॉड करने की नीयत से डिस्ट्रॉय कर दिया डॉक्यूमेंट को, क्लियर है, या ऑल्टर कर दिया या उसकी एंट्रीज को फॉल्सिफाई कर दिया। ऐसे अकाउंट्स में पेपर, कोई भी राइटिंग, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी अकाउंट बुक्स जो है शामिल हैं, भले वो मेंटेन हो मैनुअली या मेंटेन हो इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, शामिल होंगी। और ऐसे अकाउंट्स जो कि पोजीशन में है एम्प्लॉयर के, और ऐसे अकाउंट्स जो कि वो रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, और विलफुली या विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, कि दोनों काम से, कि विलफुली भी ऐड कर रहा है और डिफ्रॉड की इंटेंशन से भी काम कर रहा है, जिसमें ऐसा अबेटमेंट भी जो है शामिल होगा। वो व्यक्ति उस कंसेंट रिकॉर्ड में अल्टरेशंस करता है और फॉल्स एंट्री को जो है इंट्रोड्यूस करता है, या जो नेसेसरी एक्शन उसको लेने चाहिए थे वो ना लेकर के ओमिट्स करता है उन एक्शंस को, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा एम्प्लॉयर का। तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे बुक्स, रिकॉर्ड, पेपर, राइटिंग, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अकाउंट्स के संबंध में यदि वो इस तरह की एंट्रीज करता हुआ पाया जाता है जिसमें फॉल्सिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, या ऐसी एंट्री जो करनी थी वो नहीं करता है, ओमिशन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, अबेटमेंट भी इंक्लूड कर दिया है, तो ये दंडनीय अपराध है, 7 साल का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन भी यहाँ पर इम्पोज होगा, क्लियर है। तो अपने उस सिनेरियो में जो है इसको पढ़ा तो अपने को जो है काफ़ी ईजी हो गया। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण, इट इज़ सफिशिएंट इन एनी
charge under this section to allege a general intent to defraud without naming any particular person, intent to defraud or specifying any particular sum of money intended to be the subject of fraud or any particular day on which the offence was committed। ये इसलिए है कि पहले था सेक्शन 212 CRPC में, उसके लाइट में इस बात को लिख दिया गया। अगर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो जो वैल्यू है उसको स्पेसिफिक करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि किसके साथ जो है डिफ्रॉड हुआ है, बट जो वैल्यू है उसको स्पेसिफिक करना होगा और इसके साथ साथ ऑफेंस का जो डे है उसको भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। क्लियर है? बट ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको बार बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जब कोई आरोप लगाता है प्रोसिक्यूशन तो उसको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। कोई भी गुंजाइश डाउट की नहीं होनी चाहिए। अगर गुंजाइश है तो वहाँ पर ऑफेंस जो है प्रमाणित नहीं माना जाएगा। अब उसकी लाइट में वापस से हमें सेक्शन को पढ़ते हैं। इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी चार्ज अंडर दिस सेक्शन टू एलिज अ जनरल इंटेंट। पर जनरल इंटेंट से कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक इंटेंट टू डिफ्रॉड। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों के नाम हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, जो मनी इन्वॉल्व है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, और यदि कोई डे ध्यान है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो आप यही लिख के आना जो बता रहा हूँ आपको मैं। जब तक स्पेसिफिकेशन नहीं है द क्राइम वुड नॉट बी मेड आउट। अब आते हैं प्रॉपर्टी मार्क को लेकर किए जाने वाले अपराध। सेक्शन 345 है BNS का। अ मार्क यूज फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मार्क। कि कोई मार्क जो प्रॉपर्टी पर है वो इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी किसी ब्रांड को या किसी पर्सन को बिलोंग करती है, तो ऐसे मार्क को हम कहेंगे प्रॉपर्टी मार्क। तो इसका हम कॉमन एग्जांपल क्या लेंगे? ट्रेडमार्क। याद रहेगा ना आपको? जो कोई भी मार्क करेगा मूवेबल प्रॉपर्टी को और गुड को और किसी पैकेजिंग को या किसी ऐसे आइटम को जो कि कंटेन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स को, या किसी केस को या किसी पैकेज को या किसी भी रिसेप्टेकल को जिसमें मार्क जो है कंटेंट है, और उस मार्क को लगाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि जनरल पब्लिक में ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि जिसका माल समझ के या जिस मार्क को देखकर आप ये समझ रहे हो कि ये उस व्यक्ति का माल होगा या उस व्यक्ति का गुड्स होगा, आप खरीद रहे हो, जबकि वास्तव में उसके गुड्स नहीं है। तो आपने क्या करा कि उस मार्क के जरिए जो कंसर्न फॉल्स गुड्स थे उनको जेन्युइन बनाकर मार्केट में जो है बेचने की तैयारी कर ली, बट इनफैक्ट क्या है ये फॉल्स है। तो इस तरह के मार्क को हम कहेंगे फॉल्सिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मार्क। जो कोई भी ऐसा करेगा जिसके वजह उसकी नीयत डिफ्रॉड करने की है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, पनिशमेंट है 1 ईयर का, और यहाँ पर फाइन भी होगा। क्लियर है? अब आते हैं अपन सेक्शन 346 पे, टेम्परिंग विद प्रॉपर्टी मार्क विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। कि जो कोई भी रिमूव करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, डिफेस करेगा, ऐड करेगा टू एनी प्रॉपर्टी मार्क इंटेंडिंग या नोइंगली कि ऐसा मार्क जो है इंजरी कॉज करेगा किसी व्यक्ति को, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट है 1 ईयर और फाइन यहाँ पर होगा। कुल मिला के जी लोग कई बार ऐसा होता है कि किसी का ट्रेडमार्क जो है यूज़ कर लेते हैं, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है कि उसका मार्क यूज़ करने से हमको बिजनेस में जो है प्रॉफिट होगा, पर अल्टीमेटली उसको आप इंजरी कॉज कर रहे हो। इंजरी का मतलब ये नहीं कि आपने उसको कोई शारीरिक क्षति जो है पहुंचा दी। अगर शारीरिक क्षति पहुंचाते हो आप तो ये कहलाएगा हर्ट। इंजरी मीन्स कोई भी इंजरी, चाहे वो उसकी रेपुटेशन को लेकर हो, चाहे उसके पैसों को लेकर हो, अगर उसको आप इंजरी कॉज कर रहे हो इन द इनलीगल वे देन यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसे कृत्य करके जिसमें रिमूवल, डिस्ट्रॉय, डिफेस, ऐड करना किसी प्रॉपर्टी मार्क को, इसके पीछे आपकी इंटेंशन है या आप जानते हैं किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज होगी, देन इट वुड बी एन ऑफेंस। अब आते हैं सेक्शन 347 पे, काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। कि जो कोई भी काउंटर फिट करेगा किसी प्रॉपर्टी मार्क को तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, पनिशमेंट है 2 ईयर्स का और फाइन दोनों यहाँ होंगे। दूसरा है कि हुएवर काउंटरफिट एनी प्रॉपर्टी मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कि पब्लिक सर्वेंट कोई प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है, उस पर मार्क लगा रहा है, बट आपने उसके मार्क को जो है काउंटरफिट कर लिया। और एनी मार्क यूज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट टू डिनोट दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, और दैट द प्रॉपर्टी इज ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और हैज़ पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर ऑफिस, or that it is entitled to any exemption or uses as genuine that mark knowingly the same to be counterfeit, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट है 3 साल का और वहाँ फाइन भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी संपत्ति है या उस पर कोई मार्क जो है गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है, अगर मार्क होगा तो लोगों में विश्वास जाएगा भाई चूंकि सरकारी तरफ से बनाया गया है तो ये जेन्युइन होगा, इसका रेट भी जो है बहुत रीजनेबल होगा, इसके अलावा क्वालिटी की यहाँ पर गारंटी है, कोई एग्जाम्पशंस क्लेम करने तो भी यहाँ हो जाएंगे। बट इन सब का यूज़ करते हुए वो ऐसा बेनिफिट्स ले रहा है, लोगों को डिसीव भी कर रहा है, बेनिफिट्स भी ले रहा है सरकारी, तो ये दंडनीय अपराध होगा, पनिशमेंट है यहाँ पर 3 साल का। अब आते हैं अपन सेक्शन 348 पे, मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। कि जो कोई भी पोजेशन में होगा किसी डाई के, किसी प्लेट के या अदर इंस्ट्रूमेंट के जो कि यूज़ की जा रही है टू प्रिपेयर द मार्क दैट इज टोटली काउंटर फिटेड, या वो उसके पोजेशन में है ऐसे मार्क के जिसके जरिए वो अल्टीमेटली
उस प्रॉपर्टी पर जब मार्किंग करेगा तो ये लोगों को विश्वास दिला देगा कि ये ब्रांड जो है उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जबकि इन रियल किसी ब्रांड के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो ऐसा करना पनिशेबल ऑफेंस होगा, 3 साल का यहाँ इम्प्रिजनमेंट और फाइन यहाँ पर होगा। कुल मिला के काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क को तैयार करना बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड डाई, प्लेट और अदर इंस्ट्रूमेंट, तो ये दंडनीय अपराध है, इनका पोजीशन करना भी। और इसके अलावा ऐसे प्रॉपर्टी मार्क का पोजीशन जिसके जरिए आप कंसर्न प्रॉपर्टी में बदलाव करेंगे और वो मार्क को जो है चस्पा करके आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, उस ब्रांड को जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वहां पर दंडनीय अपराध होगा। अब आ रहे हैं अपन 349 पे, सेलिंग गुड्स मार्क विद काउंटरफिटेड प्रॉपर्टी मार्क, कि जो कोई भी सेल करेगा या एक्सपोज करेगा या पोजीशन करेगा ऐसे गुड्स का जिस पर काउंटरफिटेड प्रॉपर्टी मार्क है, तो इस कंडीशन में वो जिम्मेदार होगा। अगर उसको बचना है तो उसको ये प्रूव करना होगा कि उसने सारे रीजनेबल स्टेप लिए हैं इस तरह के ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए, और उसके पास कोई रीज़न नहीं है सस्पेक्ट करने का कि मार्क जो है वो काउंटरफिटेड है। दूसरी बात, ऑन डिमांड मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूटर ही गेव ऑल द इन्फॉर्मेशन, अगर उससे जानकारी मांगी गई है और जानकारियाँ प्रोवाइड करता है, जानकारी जेन्युइन दिखाई देती है, देन ही वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और उसका जो एक्ट है वो इनोसेंट है। अगर ये तीनों कैटेगरी में अपना ये डिफेंस प्रूव नहीं कर पाता देन ही वुड बी लाइबल, और वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर का, और वहाँ फाइन भी जो है इम्पोज होगा। लास्ट सेक्शन हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 350 इस BNS का, और अगले अध्याय में जो है अपन शुरू करेंगे 351 BNS से, मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन रिसेप्टेबल कंटेनिंग गुड्स, कि जो कोई भी फॉल्स मार्क जो है इम्पोज करेगा किसी पैकेजिंग पर जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है जा सकती हैं, और इस तरह से वो ये बिलीव दिलाएगा कि इसमें वही गुड्स है जिसकी लोगों को अपेक्षा है, जबकि इन रियल उसमें वो गुड्स नहीं है, पर काउंटरफिटेड मार्क लगा के आपने उनको विश्वास दिला दिया कि ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी बनेगी। अब इस स्लाइड में जो है हम इस सेक्शन को देखते हैं 350 को, ये क्या कहता है। ये कहता है कि whoever मेक एनी फॉल्स मार्क, कि जो कोई भी मेक करता है फॉल्स मार्क को अपॉन एनी केस, मीन्स कोई कत्ता का डब्बा है उसको अपन केस मान लेते हैं, कोई पैकेजिंग है या कोई रिसेप्टेकल है जिसमें कंटेन है गुड्स, इन अ मैनर रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज पब्लिक सर्वेंट और एनी अदर पर्सन टू बिलीव दैट सच रिसेप्टेकल कंटेन गुड्स विच इट डज नॉट कंटेन, कि जिसके जरिए आप आम जन को विश्वास दिला रहे हैं इंक्लूडिंग अ पब्लिक सर्वेंट की इसमें जो गुड्स हैं जिनकी उन्हें अपेक्षा है वो हैं, जबकि वो ऐसे नहीं हैं। और इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट भी जो है आपने डिस्टर्ब कर दिया ऐसा करते हुए, और इसके अलावा जो गुड्स कंटेंट है इस तरह के कंटेनर में वो उस क्वालिटी के नहीं है जो एक्सपेक्टेड है, मींस डिफरेंट क्वालिटी के, तो ऐसा व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा अनलेस ये प्रूव दैट कि इसके पीछे उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी डिफ्रॉड करने की। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो अल्टीमेटली ही वुड बी लायबल। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर का और फाइन, और दोनों से जो है वो दंडित किया जाएगा। और सब क्लॉज 2 कहता है कि whoever मेक्स यूज़ ऑफ एनी फॉल्स मार्क इन एनी मैनर प्रोहिबिटेड, कि जिन मार्क का यूज़ प्रोहिबिटेड है उसको वो यूज़ कर रहा है तो वो जिम्मेदार होगा। उसको काउंटर प्रूव करना पड़ेगा कि इसको यूज़ करने के पीछे उसकी इंटेंशन नहीं थी डिफ्रॉड करने की, अदरवाइज ही वुड बी लायबल फॉर द पनिशमेंट, जो कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर्टी मार्क्स को। अब इसका आखिरी अध्याय जो है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस और डिफेमेशन। इसको जो है अपन पढ़ेंगे, टॉपिक लंबा हो सकते हैं ये, क्योंकि इसमें कई जो हैं महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे डिफेंस के एंगल से भी, जिसको अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर। तो मिलते हैं फिर नई क्लास के अंदर। आप जो है पढ़ के आइएगा, और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और अपने डाउट्स को जो है क्लियर कीजिए। क्लियर है? और प्रैक्टिकल सेशंस के लिए रात 10 बजे ध्यान रखिएगा, ताकि टेक्निकली क्या करना है ऐसे मामलों में मैं आपको जो है समझाऊंगा, ताकि आप अपने अधिकारों को जो है सिक्योर कर सकें। तो मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।